नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस नहीं, हमने पर्पल पहन रखा है। बातचीत के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से दो देश, हमें लगता है जो हमने रिसर्च किया, हमने एनालिसिस किया है। यहाँ पे कार्तिक है टीम टर्की के बीच में, टीम टर्की के साथ, और मैं हूँ टीम चाइना के अंदर, कि जहाँ पर मुझे लगता है कि चाइना ने पहलगाम के इस अटैक को अंजाम दिया है। चाइना ने कहीं ना कहीं बैक किया है। वहीं पर कार्तिक का कहना है कि टर्की ने इसको कहीं ना कहीं बैक किया है। तो पहले कार्तिक की तरफ ही जाते हैं और कार्तिक से ही पूछते हैं कि किस तरीके से कार्तिक को ये लगता है कि टर्की ने इस अटैक को बैक किया है। तो कार्तिक आप बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं इस अटैक पर ही नज़र डालना चाहूँगा। और इस अटैक के अंदर जिस तरीके से आपको पता चलता है कि ये अटैक करीब दिखता है अक्टूबर 7 का जो अटैक हुआ था हमास द्वारा, जो किया गया था इसराइल के अंदर। उसके बाद ये भी देखने को मिला कि पाकिस्तान 9 फरवरी को सॉलिडेरिटी डे मनाता है कश्मीर का। उसके वहाँ पर गिलगिट पीओके के अंदर जो रावलकोट एरिया है, वहाँ पर खूब सारे जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट, लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट और हमास के टॉप लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी। और एक तरीके से इस अटैक को लश्कर ए तैयबा प्लस हमास की जो टेरर आउटफिट्स होती हैं, टेरर एक्ट्स होते हैं, उससे देखा जा रहा है और इस चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पर टर्की बीच में इसलिए आ जाता है विनम्र, क्योंकि 87 के अंदर हमास बना था। हमास एक सुन्नी मिलिटेंट आउटफिट है या फिर टेरर आउटफिट है एक तरीके से। तो इसको शुरुआत में 87 के अंदर बैक कर रहा था सऊदी अरेबिया। लेकिन सऊदी अरेबिया 1990s के अंदर में यूएसए के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और सऊदी अरेबिया पीछे हट जाता है। और यहाँ पर ईरान, जो कि शिया कंट्री है, और वो कहता है कि क्योंकि हमास एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है और इसको कोई सुन्नी कंट्री सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं एज अ शिया कंट्रीज को सपोर्ट करता हूँ। और वो दिखाना चाहता था कि देख सकते हैं कि सुन्नियों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, सुन्नी ही इस पर सपोर्ट नहीं कर रहे और मैं एक शिया कंट्री हूँ, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। अब इस बीच दोस्त टर्की भी आ जाता है। टर्की आता है, टर्की कहता है क्योंकि टर्की एक सुन्नी कंट्री है, तो टर्की क्योंकि एक तरफ से आप देखेंगे तो एक तरफ तो ईरान जो कि शिया कंट्री है वो सपोर्ट कर रहा था हमास को, दूसरी तरफ मैं होल्ड करूँ नहीं तो दूसरी तरफ ईरान आ जाता है, दूसरी तरफ टर्की आ जाता है, जो कि कहता है कि मैं एक सुन्नी कंट्री हूँ और मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमास जो कि एक सुन्नी टेरर आउटफिट है, इसको सपोर्ट कर रहा था शिया कंट्री ईरान, और दूसरी तरफ से सुन्नियों की तरफ से सपोर्ट करने लग गया टर्की, क्योंकि सऊदी सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब टर्की दोस्तों विजन लेकर आता है एक तरीके से, जो आतंकवाद का या फिर इस्लामिक ग्लोबल इस्लामिक आइडियोलॉजी है, उसका एक विजन लेकर आता है, जो कि विजन ईरान के पास नहीं था। ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ एक विजन था कि इसराइल को किसी तरीके से टारगेट करो और हमास को पावरफुल बनाओ, या फिर हमास को पावरफुल बनाओ और इसराइल को टारगेट करो। ये ईरान का विजन था। लेकिन टर्की का विजन था कि हमास के जरिए एक ग्लोबल नेटवर्क टेररिज्म खड़ा किया जाए, एक नेटवर्क टेरर ग्रुप को कनेक्ट किया जाए, एक ग्लोबल इस्लामिक आइडियोलॉजी को डेवलप किया जाए, जिसके अंदर दादा अगर कोई कहलाए तो वो टर्की कहलाए और वो सुन्नी कंट्री का दादा कहलाए, यानी कि टर्की है। टर्की सुन्नी कंट्री का है और वो उसका दादा कहलाए। अब इन चीज़ों को लेते हुए टर्की सपोर्ट करता है हमास को। खूब सारे आर्टिकल्स आपके सामने इस वक्त आ रहे हैं कि हमास को किस तरीके से टर्की सपोर्ट करता है। टर्की के अंदर खूब सारी ऑफिसेज हैं हमास के, और टर्की की खूब सारे एड दी जाती है हमास को, वेपन्स दिए जाते हैं हमास को। हाल ही में 2011 के अंदर देखने को मिला कि टर्की द्वारा खूब सारे ऑफिसेज ऑपरेट होते हैं हमास के। टर्की के अंकारा के अंदर, इस्तांबुल के अंदर $300 मिलियन की उनको एड भी दिया गया, पैसा भी दिया गया, और इसराइल ने उनके खूब सारे हथियार भी पकड़े वेस्ट बैंक की तरफ जाते हुए, जो कि टर्की की तरफ से आ रहे थे। और टर्की ने इसको क्योंकि और बड़ा करना था, तो इसराइल से हटाकर इसको इजिप्ट के अंदर इस्टेब्लिश करवाया। इजिप्ट के अंदर जो मुस्लिम ब्रदरहुड करके ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको सपोर्ट करना शुरू करा। तो मुस्लिम ब्रदरहुड के बीच में भी जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में भी टर्की का जो वर्चस्व है वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे करके टर्की डेवलप हो रहा था। लेकिन अब टर्की को मैंने कहा ना कि ग्लोबल नेटवर्क पे जाना था, ग्लोबल नेटवर्क पे टर्की जाना चाहता था, तो टर्की ने क्या देखा? टर्की ने देखा पाकिस्तान को किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है टर्की, क्योंकि पाकिस्तान भी एक सुन्नी कंट्री है, पाकिस्तान भी सुन्नी कंट्री है, तो पाकिस्तान को किस तरीके से सपोर्ट करता है। तो टर्की ने पाकिस्तान को स्टडी करा और देखा कि पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट चलता है इंडिया के साथ। कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे चलता है? कश्मीर को लेके। तो आप जितने भी टर्की के भाषण देखोगे, टर्की के स्पीचेस देखोगे या फिर टर्की के डायलॉग्स देखोगे, तो वो कश्मीर के मामले के अंदर पाकिस्तान के फेवर में रहते हैं और इंडिया के अगेंस्ट में रहते हैं हमेशा। अभी भी हाल ही के अंदर टर्की यही कह रहा है कि बातचीत कर लो, संयम बरत लो। ये नहीं कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान को ये कदम उठाने चाहिए, ये सब नहीं कह रहा है। अब इसी बीच क्या रिपोर्ट आती है? इसी बीच ये रिपोर्ट आती है कि क्योंकि पहलगाम हमला होने के बाद में, यानी कि 27-28 तारीख के आसपास ये रिपोर्ट आती है कि टर्किश एयरफोर्स का एक एरोप्लेन है C-130E, वो टर्की के अंकारा से आता है और कराची के अंदर लैंड हो जाता है। रिपोर्ट स्टार्टिंग में ये दावा करने लग जाती है कि यहाँ पर खूब सारे हथियार आए, क्योंकि हर बार की तरह जिस तरीके से पाकिस्तान कहता है कि हमने आतंकवाद नहीं फैलाया या फिर पहलगाम के अंदर हमारा हाथ नहीं है, उस तरीके से टर्की भी ये कह देता है कि ये जो प्लेन आया था हमारा, टर्किश एयरफोर्स का प्लेन आया था, ये रिफ्यूलिंग के लिए
रुका था कराची के अंदर, उसके बाद में वापस उड़ जाता है। तो ये उड़ता है तो ये अरेबियन सी की तरफ से होता है वो उड़ता है, तो ये डॉट कनेक्ट होते हैं मेरे हिसाब से तो। और इसके हिसाब से कुछ नहीं। दूसरी तरफ ये है कि पहलगाम हमला होने से कुछ हफ्तों पहले माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान के जो कुछ बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि मैं कोट करूँगा भावलपुर, जहाँ पे जैश ए मोहम्मद के लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स हैं, पाकिस्तान की एक आर्मी कोर है जो कि राजस्थान के बॉर्डर पे पाकिस्तान रेंजर्स को बैकफायर देती है या फिर सपोर्ट करती है, उनके हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर। हमास के खूब सारे टॉप लीडर्स जैसे कि खालिद इक्कादमी और मुफ्ती आजम बिलाल असलत, मसूल इलियास और असगर खान कश्मीरी, ये सब वहाँ पर देखने को मिले थे, जो कि लश्कर तैयबा से इसका मतलब यहाँ पर मीटिंग्स चल रही थी पहले से ही, और इंडियन इंटेलिजेंस को मेरे हिसाब से यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था। और ये वो डॉट्स हैं जो कनेक्ट करते हैं कि इस हमले के अंदर लश्कर तैयबा के साथ साथ पाकिस्तान के साथ साथ टर्की इनको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि टर्की को अब एक ग्लोबल नेटवर्क खड़ा करना है टेररिज्म का, एक ग्लोबल इस्लामिक आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश करना है, और वो दिखाना चाहता है। ओपनली फिलहाल वो बता नहीं रहा है। और मैं ये भी एक चीज़ और नोट करना चाहूँगा कि अभी जितने भी डिप्लोमेट्स को बुलाया था विनम्र, उनके अंदर टर्किश डिप्लोमेट कहाँ थे? उनके अंदर टर्किश डिप्लोमेट नहीं थे। दूसरी तरफ भारत जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भारत कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक शायद थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, इसलिए भारत मीटिंग्स कर रहा है, दूसरे डिप्लोमेट्स को बता रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दूसरे देशों की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कम्युनिकेट कर रही है, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स को कम्युनिकेट कर रही है, उनको कहना चाहती है, उनको बताना चाहती है कि आप इस चीज़ को समझिए कि इसमें कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं और किस किस तरीके से वो इन्वॉल्व है। तो मेरे हिसाब से टर्की का इस तरीके से यहाँ पर मामला इन्वॉल्वमेंट के अंदर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं कि चाइना इसके अंदर से किस तरीके से इन्वॉल्व है। कार्तिक ने जिस तरीके से समझाया कि टर्की के लोग इसके अंदर टर्की इन्वॉल्व हो सकता है, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कार्तिक कि आपकी जो थ्योरी है ना, ये जो आप बैक कर रहे हो, आपकी जो रिसर्च आप बैक करना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं जो मैं कहने वाला हूँ उसको कहीं ना कहीं काउंटर स्ट्राइक करती है कि इंडिया एट प्रेजेंट एक ग्रोइंग स्टेज पर है। ग्रोइंग स्टेज इन द सेंस कि हम एक ऐसे मोमेंट पर हैं जहां पर हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, हमारी जो कंपनीज हैं वो बहुत सारा पैसा कमा सकती है, देश एक बहुत अच्छे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर जा सकता है। क्योंकि एट प्रेजेंट जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होते ही जो उनका रवैया टूवर्ड्स चाइना था वो चाइना को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाए, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए। चाइना को लगा कि हम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ अगर टैरिफ वॉर खेलते हैं, हम रिवर्ट बैक करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप डर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। भाई का ईगो ही इतना बड़ा था कि उन्होंने कभी भी वो कभी डरे ही नहीं और उन्होंने रिवर्ट बैक करते हुए चाइना के ऊपर 250% ज़्यादा भी टैरिफ लगा चुके हैं एट प्रेजेंट पोजीशन देखे तो। अब जो 250% ज़्यादा टैरिफ हैं वो वहाँ पर जो यूएस की कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करवा रही हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। अब वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करवाएंगी, कहाँ जाएंगी? उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? चाइना ही जितना बढ़िया अच्छा देश जहाँ पर काम हो सकता है, जहाँ पर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी हो, जहाँ पर सरकार थोड़ी फेवरिंग हो, सब कुछ हो, वो कौन सा देश है? भारत। हर स्पीच के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के अंदर क्या आता है? इंडिया इज अ वेरी गुड कंट्री, नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। इंडिया इज अ वेरी गुड कंट्री, नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। बट दे पुट टैरिफ्स ऑन अस, बट दे पुट टैरिफ्स ऑन अस। बस टैरिफ की तो वॉर है, इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगे, इंडिया ने टैलेट नहीं करा तो ट्रंप ने बोला कि ठीक है हम बातचीत करने के लिए रेडी हैं। अभी जेडी वैंस आकर गए, सारी चीज़ें चल रही हैं, क्वाड का समिट होगा। बहुत अच्छी आशंका है कि इंडिया पहला देश बन जाए कि जहाँ पे यूएसए के साथ एक ट्रेड डील साइन हो जाए, जहाँ पर हमारे टैरिफ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, $500 बिलियन का ट्रेड पैक्ट साइन हो जाए। अब इसको बैक करते हुए, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, एक ग्रोइंग इंडिया सिर्फ 2 ही देशों को खटकता है, पहला पाकिस्तान, दूसरा चाइना। वेस्ट आप लेना चाहो आप ले सकते हो, यूएसए हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, वो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दो मेजर यही हैं। पाकिस्तान का ओनली सर्वाइवल मोटिव यही है कि आपको इंडिया को आगे बढ़ने से रोकना है, ठीक है। अब पाकिस्तान का ये सर्वाइवल मोटिव है। अब बेसिकली मुझे ये लगता है कि चाइना ने इन सारी चीज़ों को बैक करते हुए, चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि आप जाके कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी क्रिएट करना शुरू कीजिए, वहाँ पर आप जाके टेररिस्ट एक्टिविटी कीजिए, वहाँ पर जाके टेररिस्ट एक्टिविटी करने के बाद इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कीजिए, एक जेली स्टेट बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कोई भी एक बहुत बड़ी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि मैं एक ऐसी जगह मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करूँ जो एक वॉर के अंदर इंडल्ज हो। और फिर वो जो एक लॉबी है, देखिए 2 लॉबी काम कर रही है। तो चाइना की डिप्लोमेटिक लॉबी जो ट्रंप को मनाने में लगी हुई है वो फेल्ड हो रही है, लेकिन एक वो लॉबी जो बिजनेसमैन की लॉबी है जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और वो ट्रंप को मना रहे हैं कि भाई साहब मान जाओ, हमारा व्यापार कहाँ हम हिंदुस्तान में लगाएंगे, वो तो खुद वॉर के अंदर इंडल्ज है, कहाँ लगाने बैठेंगे उसके अंदर। तो वो लॉबी ट्रंप को मैनिपुलेट करने के अंदर लगी हुई है कि भाई ट्रंप को हम मैनिपुलेट करते हैं, ट्रंप को हम समझाते हैं कि चाइना में ही रहने देते हैं, और फिर चाइना में अगर मान जाते हैं तो चाइना में रहेगी। और किस कारणवश रहेगी कि हिंदुस्तान वॉर के अंदर इंडल्ज हो गया। इसलिए आप अभी भी देखोगे कि पहले डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए गए। इससे पहले भी पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियां करी थी, एक्शंस डिप्लोमेटिक लेने के बजाय थोड़ा टाइम लेके एकदम रिटेलिएट किया गया, मिसाइल टू मिसाइल रिटेलिएशन हुआ, ठीक है। बालाकोट ले लो या फिर आप पुलवामा वाला अटैक ले लो, उरी वाला अटैक, 12-13 दिन का गैप था, लेकिन अटैक वही था पहले। अभी इस टाइम पे डिप्लोमेटिक एक्शंस क्यों लिए गए सबसे पहले?
ये कहाँ से थ्योरी निकल कर आती है? तो डिप्लोमेटिक एक्शंस लेने के पीछे का मोटिव ही ये था कि इस चीज़ को हम बैक कर सकें कि चाइना कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। लेकिन हिस्टोरिक तो इंडस वाटर ट्रीटी तो इस बार ही सस्पेंड की गई है। तो पहले डिप्लोमेटिक है ना वो, लेकिन हिस्टोरिक भी तो है कि इससे पहले इंडस वाटर ट्रीटी थोड़ी नहीं पर डिप्लोमेटिक है ना, बंदूक थोड़ी इस्तेमाल करी, बंदूक थोड़ी इस्तेमाल करी, एक्ट ऑफ वॉर थोड़ी डिक्लेयर किया पाकिस्तान का। पाकिस्तान के हिसाब से तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान के हिसाब से होगा, पाकिस्तान के हिसाब से तो लोग कुछ भी कर सकते हो, तो अनपढ़ों का देश है, उनके पास है क्या? कुछ नहीं है, टॉयलेट पेपर है वो तो इस देश, इस पूरी दुनिया के लिए वो क्या है, वाइप आउट करने की तो काम आ रहा है। तो बेसिक पॉइंट यही है कि कहीं ना कहीं चाइना की बैकिंग है। अब देखिए आपके दोनों थ्योरीज है, कार्तिक ने बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके बताया कि टर्की किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, मैंने बताया कि चाइना किस तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, कि भाई चाइना ने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को बैकआउट किया है और बोला है पाकिस्तान को कि भाई आप ये सब चीज़ें करिए जिससे इंडिया डिस्टेबलाइज हो, और इंडिया डिस्टेबलाइज आएगा तो जो बिजनेसमैन इंडिया आना चाहते हैं वो नहीं आएंगे, वो चाइना के अंदर ही रह जाएंगे, और ट्रंप को भी कन्विंस करेंगे कि चाइना के अंदर टैरिफ कम कर दो और हमारा अभी देश चलता रहेगा, आपका भी देश चलता रहेगा। तो इस पूरे 10-11 मिनट के अंदर आपको समझ आ गया होगा। अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।